बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पिछले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने जो पढ़े थे एड्रेनल रिसेप्टर ब्लॉकर में अल्फा ब्लॉकिंग ड्रग्स पढ़ ली थी। अब हमारे पास आ जाती हैं क्या, बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स। ठीक है, बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स को क्लासिफाई करने के लिए हमने ये 4 पॉइंट्स लिए हैं। सबसे पहले रिसेप्टर सेलेक्टिविटी, फिर पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी, फिर लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी और चौथा है फार्माकोकाइनेटिक्स। सबसे पहले आ जाता है रिसेप्टर सेलेक्टिविटी। रिसेप्टर सेलेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं मेनली। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, एक बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर और बीटा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स जो आ जाते हैं। ठीक हो गया। और कुछ होते हैं जो अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स के ऊपर। इसका आप याद रख लें पीटीएन। ठीक है, पेशेंट को जैसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीटीएन। पीटीएन ये आपने नॉन सेलेक्टिव के लिए याद कर लेना है। नॉन सेलेक्टिव में हमारे पास आ जाता है प्रोप्रेनोलोल, टिमोलोल और नेडोलोल। ठीक है, प्रोप्रेनोलोल, टिमोलोल और नेडोलोल ये 3 चीजें हमारे पास आ जाएंगी नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स के अंदर। अब आ जाता है बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स के ऊपर। इसमें मैंने बनाया है मैना। ठीक है, MENA मैना। तो मेटाप्रोलोल, एस्मोलोल, नबीविलोल और एटिनोलोल ये हमारे पास 4 जो हैं ये बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स हैं। और बीटा 2 सेलेक्टिव के अंदर आ जाती है बुटॉक्सिमीन। अल्फा और बीटा जो दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे हैं उसमें हमने बना लिया है कैजुअल लीव। CL होता है ना, जैसे हम लेते हैं CL कैजुअल लीव शॉर्ट फॉर्म जो होती है, उसमें कैरवेडिलोल और लेबिटालोल ये अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स दोनों को कर रही होती है। ठीक हो गया, कैरवेडिलोल और लेबिटालोल ये आ गया हमारे पास जो कि रिसेप्टर सेलेक्टिविटी के बेस पे। अब बात ये है कि हम रिसेप्टर सेलेक्टिविटी के लिए ड्रग्स क्यों निकालते हैं। अब कुछ पेशेंट्स हैं जो कि हार्ट के हैं, हाइपरटेंशन के हैं। ठीक है, अगर हम उसमें नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, कार्डियक पेशेंट है फर्ज करें, ठीक है, उसका जो है हमारे पास हार्ट रेट ये जो है हमारे पास डिक्रीज हुआ है, यानी कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी है तो इंक्रीज हुआ है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा रहा है, हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा रहा है। इसने हमने देना है ताकि हार्ट रेट कम हो सके। ठीक है, अगर हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा पेशेंट एरिथमिया की तरफ चला जाएगा, एंजाइना की तरफ चला जाएगा, क्योंकि कार्डियक आउटपुट जो है वो उस तरह अल्टर करती रहेगी। ठीक है, तो अब क्या चीज है, अगर हम इन पेशेंट्स के अंदर और साथ एक पेशेंट है एस्थमेटिक भी, ठीक है, हार्ट का पेशेंट है और साथ है एस्थमेटिक, तो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स ने ये तो नहीं देखना कि उसने सिर्फ हार्ट पे एक्ट करना है, तो वो क्या करेगा, ये जाएगा इधर हार्ट के ऊपर भी एक्ट करेगा और उनके लंग्स के ऊपर भी एक्ट करेगा। जो कि हम बीटा एगोनिस्ट दे रहे थे एस्थमेटिक पेशेंट को, किस लिए, ब्रोंको डायलेशन करने के लिए। अब अगर हम ब्रोंको डायलेशन के बजाय इसको बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं जो नॉन सेलेक्टिव है, वो हार्ट के ऊपर जाके भी इफेक्ट करेगा और इसके ऊपर लंग्स के ऊपर भी जाके इफेक्ट करेगा, ब्रोंकाई के ऊपर भी जाके इफेक्ट करेगा। तो क्या करेगा वो, हार्ट रेट को तो हमारे पास जैसे डिक्रीज करवाएगा, साथ ही साथ अस्थमा को ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, क्योंकि हमारे पास ब्रोंकाई पे जाके एक्ट करके ये क्या करवाएगा, जो बीटा एगोनिस्ट ब्रोंको डायलेशन करा रहे थे ये क्या कराएगा, वहां जाके ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। तो एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर एस्थमा और स्वेयर हो जाएगा। तो एस्थमा हमने स्वेयर नहीं करना, तो इसलिए हम उनको जो है जो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं वो देते हैं जो सिर्फ हार्ट के ऊपर एक्ट करें और लंग्स के ऊपर एक्ट ना करें। या इसी तरह हम जो है पार्शियल एगोनिस्ट दे देते हैं, ठीक है, जो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करते ब्रोंकाई के ऊपर। पार्शियल एगोनिस्ट क्या होते हैं, जो कुछ हद तक तो ब्लॉक करते हैं बीटा एगोनिस्ट की एक्टिविटी को, लेकिन फुल फ्लेज एक्टिविटी को जो है वो एंटागोनाइज नहीं करते। तो उसमें क्या आ जाते हैं पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट के अगर हमने याद करने हैं तो ये पार्शियल एगोनिस्ट PA, यही PA इसकी ड्रग्स हैं, पिंडोलोल और एसिब्यूटालोल, ये दोनों पार्शियल एगोनिस्ट के अंदर आ जाते हैं, एक पिंडोलोल और एक एसिब्यूटालोल, अगर कोई भी पूछ ले। ठीक है, पार्शियल एगोनिस्ट जो एक्टिविटी करते हैं, यानी इनके एंटागोनाइजिंग एक्टिविटी भी है साथ एगोनिस्ट एक्टिविटी भी है, जिसकी वजह से एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर ये जो है
हार्ट रेट को तो कुछ हद तक कम कर रहे होंगे, लेकिन एस्थमा को मोर स्वेयर नहीं कर रहे होंगे। ठीक हो गया। ये आ गई हमारी बात पार्शियल एगोनिस्ट और रिसेप्टर सिलेक्टिविटी की। उसके बाद आ जाते हैं लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी पे। लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी ये है कि हमारे पास जो ड्रग्स होती हैं ना, ये बीटा ब्लॉकर्स, ये सारी की सारी क्या करते हैं, इनका इफेक्ट होता है जहां भी हम देते हैं वहां पे लोकल एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं, उस जगह को सुन कर देते हैं। तो हमारे पास कुछ ड्रग्स होती हैं जो बीटा एंटागोनिस्ट होती हैं, वो ग्लूकोमा के अंदर हम देते होते हैं। ठीक है, बीटा ब्लॉकर जो ग्लूकोमा के अंदर दे रहे हैं, तो ग्लूकोमा के अंदर जब हम आई के अंदर हम देते हैं ये ड्रग्स, तो क्या करेगा, आइस को हमारे पास एनेस्थेटाइज कर देगा। जब वहां पे एनेस्थीसिया आ जाएगा तो उनकी एक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा कम हो जाएगी आई की, और जो उसका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ना वो नहीं हो पाएगा। उसकी वजह से हमारे पास क्या इफेक्ट आते हैं, एनेस्थेटिक इफेक्ट की वजह से हमारे पास अगर हम ये दें तो कॉर्नियल अल्सरेशन हो सकती है, आइस की प्रोटेक्टिव एक्टिविटी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। अब हम जाहिर है देनी तो है हमने ग्लूकोमा के लिए ड्रग्स, तो वो ड्रग देते हैं जिसका लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट बहुत ही कम हो, और उस ड्रग का नाम क्या है, वो हमारे पास है टीमोलोल। टीमोलोल वो ड्रग है जिसका लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो इस वजह से हम इन पेशेंट्स के अंदर बीटा ब्लॉकिंग ड्रग जो ग्लूकोमा के लिए कौन सी यूज करेंगे, टीमोलोल यूज करेंगे। उसके बाद आ जाती है फार्माकोकाइनेटिक्स की बारी। इसमें दो चीजें याद रखनी है, एक शॉर्ट एक्टिंग और एक लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में एस्मोलोल, और जो हमारे पास शॉर्टेस्ट एक्टिंग एस्मोलोल होता है बीटा ब्लॉकिंग ड्रग, और लॉन्गेस्ट एक्टिंग नेडोलोल होता है। एस्मोलोल और नेडोलोल ये हमारे पास एक एससीक्यू है पूरा, ये सारा का सारा एससीक्यू है हमारे पास। जो क्लासिफिकेशन आ जाती है बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स की, आपका एससीक्यू की फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, तो ये चीजें अच्छे से आपने कर लेनी है। उसके बाद आ जाते हैं हम इनके क्लिनिकल यूजेस और टॉक्सिसिटी की तरफ। अगर हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल यूजेस की, तो यही आधे से ज्यादा इफेक्ट्स तो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं क्लिनिकल यूजेस में। क्लिनिकल यूजेस, तो क्लिनिकल यूजेस में आमतौर पे हम अगर बीटा एगनिस्ट की बात करें, पहले बीटा ब्लॉकर्स को छोड़ें, अभी बीटा एगनिस्ट क्या काम करते हैं। बीटा एगनिस्ट हार्ट रेट प्लस कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट को बढ़ा रहे हैं। ये दो चीजें बढ़ रही हैं, ये क्या काम है, बीटा एगोनिस्ट का काम। तो इसकी वजह से अगर ये बहुत ज्यादा हो गया है तो हमने क्या कहते हैं, एरिथमिया हो सकता है। यहाँ पे हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से पेशेंट एरिथमिया में जा सकता है। ठीक है, तो इस एरिथमिया को कंट्रोल करने के लिए हम बीटा, ताकि हार्ट रेट कम कर सकें, हम क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स देते हैं। बीटा ब्लॉकर ड्रग्स, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स अब क्या क्या चीजें हार्ट के ऊपर क्या क्या चीजें कम कर रही हैं। एक तो हमारे पास क्या कर रहा है, एरिथमिया को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, एरिथमिया, साथ ही साथ हाइपरटेंशन को भी कम कर रहा है, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, ये डायलेट करेगा तो हाइपरटेंशन भी कंट्रोल रहेगी। तीसरा क्या है, कार्डियक फेलियर में यूज हो सकती है, कार्डियक फेलियर में। ठीक है, चौथा क्या है हमारे पास, एंजाइना के अंदर, क्योंकि एंजाइना में ब्लड आगे नहीं जा पाता ना, तो ये क्या करता है, उन वेसल्स को थोड़ा सा डायलेट कर देता है, उनके कंट्रैक्शन को प्रिवेंट करता है, तो आगे जो है हमारे पास हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई जा सके। ठीक है, तो ये एंजाइना से कुछ हद तक प्रिवेंट करेगा। साथ ही हमने अभी पढ़ा है ग्लूकोमा का, ग्लूकोमा टीमोलोल जो यूज होती है आई के अंदर इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है वो डिक्रीज करने के लिए। साथ ही साथ जो है हमने याद करें फियोक्रोमोसाइटोमा अल्फा ब्लॉकर्स में पढ़ा था,
तो हमने करना क्या होता है, उसमें एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन के रिलीज को ही रोकना होता है ना, तो हम इसमें वो ड्रग्स भी दे सकते हैं जो दोनों अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स दोनों पे एक्ट कर रहे होते हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर प्री सर्जिकल जो हमारे पास हाइपरटेंशन कंट्रोल कर रहे थे फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर, उसके अंदर भी हम ये अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर ड्रग्स जो होती हैं, जिसमें हमने दो पढ़ी हैं कैजुअल लीव वाली, कार्वेडिलोल और लेबिटालोल, कार्वेडिलोल लेबिटालोल। ठीक है, ये चीजें आ गई जो हमारे पास इसके क्लिनिकल यूजेस आ गए। अब बात कर लेते हैं इसकी टॉक्सिसिटी की। टॉक्सिसिटी यही है, जो इनके इफेक्ट्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा बढ़ा दें तो वो इसकी क्या बन जाएगी, वो इसकी टॉक्सिसिटी बन जाएगी। अब बात करते हैं टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी यही है, जैसे अब हम हार्ट रेट को डिक्रीज करवा रहे थे एरिथमिया के केस में, तो वो क्या करता है कि वो अगर बहुत ज्यादा हम ब्लॉकर दे दें तो इतना हार्ट रेट को डिक्रीज करता है कि एवी ब्लॉकेड के अंदर चला जाए, एवी ब्लॉकेड करवा दे। दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास, सेडेशन। तीसरा फटीग। ये कुछ चीजें हैं जो ये हमारे पास करवा सकता है। ठीक है, हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा करवा सकता है क्योंकि हाइपरटेंशन में यूज हो रहा है। ठीक है, तो इतना ज्यादा डायलेट करवा दे कि हाइपरटेंशन के अंदर चला जाए। तो ये चीजें हमने कुछ देखनी थी। ये हमारे पास यहाँ पे ये पूरा का पूरा एएनएस खत्म होता है। ठीक है, उससे आगे इंशाल्लाह ग्लूकोमा वाले जो ड्रग्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि वो सेपरेट ड्रग्स हैं। इसमें कुछ ना समझ आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ लें। बाकी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।